फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा प्रासरण दाब। आपको पता ही होगा, अगर केमिस्ट्री में टॉपिक की बात करी जाए चैप्टर फर्स्ट में बिलियन की, तो उसमें हमारा एक टॉपिक आता है प्रासरण दाब। काफ़ी मोस्ट टॉपिक है, प्रासरण दाब से संबंधित नियम भी हैं, ठीक है। और एक होता है प्रतिलोम प्रासरण, उसका भी आज इस वीडियो में जिक्र होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करना ना भूलें। और देखिए, बात करते हैं प्रासरण दाब की। तो प्रासरण दाब से पहले जो लास्ट वीडियो रही है हमारी राउल्ट के नियम की, काफ़ी मोस्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, ठीक है, मोलरता, जितने भी मोस्ट टॉपिक रहे हैं सारी की सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जरूर देखें। और जो अच्छे से नोट्स बना रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो हेडिंग डालना है आपको प्रासरण दाब अच्छे से। और उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, प्रासरण दाब को लिखने से पहले एक बार इसे बस अच्छे से समझ लेना है, प्रासरण दाब है क्या। बहुत आसान सी चीज है, ऐसा नहीं कि कुछ भारी है। बस आपको एक पात्र लेना है, एक ऐसा सिस्टम लेना है यू शेप का, बस ध्यान से समझते रहना है। ये है एक आपके पास यू शेप का कोई पात्र वगैरह, ठीक है, कोई एक प्रोसेस है, सिस्टम है। और इसमें क्या है, इसमें एक यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। अर्धपारगम्य झिल्ली का जिक्र भी हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, देख सकते हो, ठीक है। जिन्हें नहीं पता है वीडियो को जरूर देखें। ये एक पिस्टन लगी हुई है, सही है। इसके अंदर क्या है, विलयन है। विलयन क्या होता है, विलय और विलायक दो अवयवी घटकों से मिलकर जो बना होता है उसे हम कहते हैं विलयन, ठीक है। कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो मान लिया ये इसमें विलय और विलायक दोनों मिले हुए हैं, कि विलय और विलायक दोनों मिले हुए हैं, और ये है हमारा एक विलयन। बस समझना है, ठीक है, बहुत आसान है। ये एक विलयन है, और इस विलयन में मान लिया इस पोर्शन में विलयन है और इधर पोर्शन में हमारे विलायक है। बनाना है आपको जैसा मैं बना रहा हूं, बिल्कुल सेम विलायक, ठीक है। और ये क्या है, हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली है। ये हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है। ध्यान से समझना है बस, बाकी कुछ है नहीं इसमें। कि क्या हो रहा है इसमें, कि एक हमारे पास यू शेप का कोई बर्तन है या कोई पात्र है या कोई इस तरह से सिस्टम है, सही है। सीधा सा सही सा बना लेना है। अब देखिए इसमें क्या होने वाला है, कि हमारे पास एक तरफ तो विलयन भरा हुआ है, एक तरफ विलायक भरा हुआ है, और दोनों के बीच में है अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई। अर्धपारगम्य झिल्ली का काम क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली का काम होता है कि वो विलायक के अणुओं को तो आर पार भेज सकती है, इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर जा सकते हैं, लेकिन विलय के अणुओं का पारगमन नहीं होता है। कि अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जिसमें विलायक के अणु तो आर पार जा सकते हैं, लेकिन विलय के अणु आर पार नहीं जाते, सही है। तो प्रासरण दाब की अगर बात करें, प्रासरण दाब क्या होता है, तो प्रासरण दाब क्या होता है, इस पिस्टन के द्वारा हम लगाते हैं। यानी कि हम क्या करने वाले हैं, इस विलयन पर ये कोई पिस्टन लगी हुई है, और हमने क्या करा, इस एक तरफ हमने विलयन भर लिया, एक तरफ हमने विलायक भर लिया, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा ली, ठीक। अब अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब है कि विलायक के अणु इधर उधर जा सकते हैं, पारगमित हो सकते हैं, लेकिन नहीं हो रहे, यही ध्यान रखना है बस। यानी कि प्रासरण दाब क्या है, प्रासरण दाब किसी विलयन का वह बाह्य दाब है, या बाह्य दाब का वह न्यूनतम मान है। ध्यान से समझते रहो बस, ठीक है। कि बाह्य दाब का वह न्यूनतम मान है जो किसी विलयन पर लगाने पर, यानी कि इस विलयन पर हमने प्रेशर लगाया और उस प्रेशर ने क्या करा,
इसमें से विलायक के अणुओं को ना तो इधर आने दिया और ना विलायक के अणुओं को इधर से उधर जाने दिया। ठीक है, जबकि हालांकि अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं, लेकिन ये जो बाह्य दाब है, इस पिस्टन के द्वारा जो हम बाह्य दाब लगा रहे हैं, ठीक है, बाह्य दाब न्यूनतम मान होता है, बहुत छोटा सा, बहुत कम मतलब, तो न्यूनतम बाह्य दाब होता है जो उस विलयन पर लगा देने पर विलयन और विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग होने के बाद भी परासरण की क्रिया को नहीं होने देता है, उसे बोलते हैं हम परासरण दाब। बहुत आसान है, ध्यान से सुनिए। परासरण दाब किसी बाह्य दाब का वह न्यूनतम मान है जो किसी विलयन पर लगाने से विलयन और विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग होने के बाद भी परासरण की क्रिया को नहीं होने देता है। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लेना है कि परासरण दाब क्या है, कि परासरण दाब बाह्य दाब का वह न्यूनतम मान है जो किसी विलयन पर लगाने से विलयन और विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग होने के बाद भी परासरण की क्रिया को नहीं होने देता है। ठीक है, जबकि परासरण की क्रिया में क्या होता है कि विलायक के अणु जा सकते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके, ठीक है, चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर परासरण की क्रिया को रोक देता है, ये होता है हमारा परासरण दाब। ठीक है, तो अच्छे से आपको नोट कर लेना है, लिख लेना है कि परासरण दाब बाह्य दाब का वह न्यूनतम मान है जो किसी विलयन पर लगाने से विलयन और विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग होने के बाद भी परासरण की क्रिया को नहीं होने देता है। ठीक है, अच्छे से आपको नोट कर लेना है, चाहे वीडियो को स्लो कीजिए, पॉज कीजिए, ये आपको लिखने हैं, ये आपकी हो गई है डेफिनेशन। अगर बात करें अब एक नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रतिलोम परासरण। ठीक है, प्रतिलोम परासरण। ये क्या होता है अभी प्रतिलोम परासरण, अच्छे से आपको ये बना लेना है और नोट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है डालना है आपको प्रतिलोम परासरण। देखिए प्रतिलोम परासरण में क्या होता है, अभी एक चीज आपको बताई थी कि बाह्य दाब का वह न्यूनतम मान, यानी कि इस पिस्टन को बहुत स्लो प्रेस किया था हमने, ठीक है, यानी कि बहुत न्यूनतम मान था प्रेशर का। अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, यानी कि दाब का मान परासरण दाब से अधिक कर दें, तो क्या होगा, शुद्ध विलायक के जो अणु हैं, ठीक है, विलयन में से शुद्ध विलायक के जो अणु हैं वो पारगमित हो जाएंगे। ठीक है, पारगमित हो जाएंगे और वो कहाँ आ जाएंगे, मान लिया बिल्कुल यहाँ जो इसका स्टेटस था, यहाँ पर हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक टोटी लगा दी है। ठीक है, तो इसमें पता चला कि विलायक के जो अणु हैं वो आ गए। ध्यान से समझना है बस चीजों को कि भाई ये जो टोटी लगी हुई थी इसमें यहाँ से विलायक के अणु इसके द्वारा यहाँ आ गए, तो ये जो प्रेशर था इसे बोला गया प्रतिलोम परासरण। समझना है अब क्या कहा जा रहा है कि अगर हम दाब को, जो बाह्य दाब लगा रहे हैं, उस बाह्य दाब का मान परासरण दाब से अधिक कर दें, ठीक है, यानी कि जो बाह्य दाब है पिस्टन को थोड़ा जोर से प्रेस कर दें तो परासरण दाब से अधिक दाब लग गया। तो परासरण दाब से अधिक दाब लगने की कंडीशन में क्या होगा कि जो शुद्ध विलायक के अणु हैं वो क्या होंगे, इस अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से पारगमित हो जाएंगे, इस विलयन में से निकलकर इधर आ जाएंगे। ठीक, और जब वो इधर आएंगे तो सीधी सी बात है इसका स्टेटस बढ़ जाएगा। पहले यहाँ तक थे विलायक के अणु, अब हो सकता है वो यहाँ तक हो जाएं, तो वो कहाँ आ जाएंगे, ऊपर निकलकर इसमें हमें अलग प्राप्त हो जाएंगे बर्तन में। ठीक है, तो इससे पता चला कि भाई विलायक के अणु निकलकर इधर आए हैं, तभी तो इधर पहुंचे इस बर्तन में। ठीक, तो प्रतिलोम परासरण की परिभाषा बनती है, हेड डालना है आपको प्रतिलोम परासरण, और इसमें लिखना है कि परासरण दाब की स्थिति में यदि बाह्य दाब का मान परासरण दाब से अधिक कर दिया जाए तो शुद्ध विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से पारगमित हो जाते हैं और इस घटना को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। ठीक, सही से नोट कर लेना है, एक बार और सुनिए कि परासरण दाब की स्थिति में यदि बाह्य दाब का मान परासरण दाब से अधिक कर दिया जाए तो शुद्ध विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन में से पारगमित हो जाते हैं और इस घटना को हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं।
सही है, यानी कि इस प्रेशर को अगर हम बढ़ा दें, परासरण दाब से अधिक कर दें, तो विलायक के अणु यहां से पारगमित हो जाएंगे अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, और इस घटना को बोला जाएगा प्रतिलोम परासरण। एक बात और समझनी है आपको, परासरण की क्रिया में क्या होता है, विलायक के अणु चलते हैं, ठीक है, विलायक के अणु चलते हैं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। लेकिन प्रतिलोम परासरण में क्या होता है, विलयन में से शुद्ध विलायक के अणु निकल कर आ जाते हैं, इसलिए ही तो प्रतिलोम लगा हुआ है। प्रतिलोम मतलब व्युत्क्रम, इनवर्स, ठीक है, उल्टा होना है। यानी कि बाह्य दाब से जो हमारा न्यूनतम मान था परासरण दाब वाला, उस बाह्य दाब के मान को परासरण दाब से अधिक कर दें, तो इस विलयन में से विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से पारगमित हो जाते हैं, निकल कर चले जाते हैं, और इस घटना को बोलते हैं प्रतिलोम परासरण। अच्छे से नोट कर लेना है, मोस्ट टॉपिक है दोनों, परासरण दाब भी काफी मोस्ट है, ठीक है, और प्रतिलोम परासरण भी आपका मोस्ट है। ध्यान से दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेने अच्छे से। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है परासरण दाब के नियम, कि भाई परासरण दाब के नियम क्या है। तो अच्छे से नोट कर लेना, हेडिंग वगैरह डालकर और चित्र वगैरह बना लेना। अब बात करते हैं हम परासरण दाब के नियम पर। तो देखिए, परासरण दाब के दो नियम हैं, परासरण दाब के दो नियम हैं, और वो नियम कौन कौन से हैं। एक नियम है बॉयल का नियम, ठीक है, बॉयल का नियम। इसमें क्या बताया गया है, दो नियम है, दोनों को अच्छे से ध्यान रखना, बहुत मोस्ट है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि स्थिर ताप पर, कि अगर टेम्परेचर को फिक्स कर दें, स्थिर ताप पर किसी विलयन का जो परासरण दाब होता है वो उसकी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। बहुत आसान सी बात बताई गई है। इसे बोयल बाइंठाप नियम भी कह देते हैं, क्योंकि जो बाइंठाप नाम के वैज्ञानिक हैं उनके साथ ये बोयल और एक चार्ल्स नाम के वैज्ञानिक समकक्ष हैं। तो बोयल नाम के वैज्ञानिक ने अपना एक नियम दिया है जिसमें कहा है कि स्थिर ताप पर अगर टेम्परेचर को फिक्स रखें तो विलयन का जो परासरण दाब होता है वो उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी कि अगर विलयन गाढ़ा है तो परासरण दाब अधिक बना रहा होगा, और विलयन हल्का है तो परासरण दाब कम बना रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ से सांद्रता की बात करें तो सांद्रता बराबर होता क्या है, विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मोल, विलय के मोल 1 रख दिए जाएं, कि n बराबर अगर 1 रख दें हम, तो क्या हो जाएगा, पीवी इधर मतलब गुणा में जाएगा और ये बन जाएगा कुछ कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये हमारा कहाँ से पता चलता है, बोयल के नियम से ही पता चलता है। तो आपको हेडिंग डालना है बोयल का नियम, और इसमें लिखना है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है। P प्रोपोर्शनल C, या लिख लेना है PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। C सांद्रता है, सांद्रता को अगर तोड़ें तो मोल अपॉन आयतन बनेगा। अगर मोल 1 कर दिए जाएं विलय के तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है। अगर दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम है चार्ल्स का नियम। ध्यान से समझते रहना बस, चार्ल्स का नियम, और दोनों ही मोस्ट है। चार्ल्स के नियम की अगर बात करें तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सांद्रता को स्थिर रख दिया, कि सांद्रता, यदि सांद्रता स्थिर हो, यदि सांद्रता स्थिर हो, ठीक है, जैसे यहां कहा गया था स्थिर ताप पर, ऐसे यहां कहा गया स्थिर सांद्रता पर, ठीक है। यानी कि स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का जो परासरण दाब होता है वो टेम्परेचर, परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, ये बताया गया चार्ल्स द्वारा। ध्यान से सुनना है, दो नियम है बस परासरण दाब के, और दोनों के दोनों आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहले नियम में बताया गया, पहला नियम है बॉयल का नियम, दूसरा नियम है चार्ल्स का नियम। पहले नियम में बताया गया कि स्थिर ताप पर अगर किसी विलयन का टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए तो उसका परासरण दाब सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि P प्रोपोर्शनल C। और दूसरे नियम में बताया गया कि अगर सांद्रता को स्थिर कर दिया जाए तो विलयन का जो परासरण दाब होता है वो टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। विलयन कि अगर समीकरण की बात करें, एक आती है विलयन समीकरण, विलयन समीकरण, ठीक है, क्योंकि ये विलयन की ही तो बातें चल रही हैं, तो विलयन समीकरण यहाँ से बन जाती है। अगर समीकरण 1 और 2 से देखें तो वही जो प्रेशर है वो सांद्रता के अनुक्रमानुपाती है, और जो प्रेशर है वही टेम्परेचर के समानुपाती है, ठीक है, प्रोपोर्शनल चल रहा है। तो यानी कि हम समीकरण फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या देखते हैं, हमें फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से देखने मिल रहा है कि जो प्रेशर है वो हमारा सांद्रता के और टेम्परेचर के दोनों के ही क्या है, समानुपाती है,
क्लियर है। अगर बात करें इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने की, तो कुछ ना कुछ नियतांक आएगा, और वो नियतांक क्या होगा, वो नियतांक क्या होगा, देखना है इधर। वो नियतांक क्या होगा कि P इक्वल टू एस सी टी, ठीक है। एस मतलब सॉल्यूशन कांस्टेंट, विलयन का नियतांक, या हम बोल सकते हैं P बराबर सी एस टी। ये एक इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है, यहीं से सारे सवाल होते हैं परासरण दाब से संबंधित, ठीक है। परासरण दाब से संबंधित जो भी सवाल आएगा वो इसी इक्वेशन से आपको करना होता है। C क्या है, सांद्रता है, S क्या है, विलयन नियतांक होता है, T क्या है, टेम्परेचर होता है, P क्या है, प्रेशर होता है, खत्म, ठीक। सांद्रता, अगर सांद्रता को अगर तोड़ा जाए यहाँ से C को, तो सांद्रता बराबर क्या होता है, मोल अपॉन विलयन का आयतन, और S इंटू टी, तो यहाँ से बन जाता है PV इक्वल टू NST। एक इक्वेशन ये बनती है आपकी, क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है ये हमारी विलयन समीकरण है जहां से हम परासरण दाब से संबंधित सवालों को करते हैं, ठीक है। इनके द्वारा ही हम परासरण दाब से संबंधित सवालों को कर सकते हैं, ध्यान रखना है। ये आपको यहाँ इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा, इधर देख लीजिए, PV इक्वल टू NST हो जाएगा, ठीक है। PV इक्वल टू NST, ये V इधर गुणा करेगा, NST वहाँ का वही है, तो ये हो गया PV इक्वल टू NST। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली इक्वेशन ये है और ये है, ठीक है। सभी एक दूसरे से आती हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि कोई कहीं अलग से आ रही है। बस आपको ध्यान रखना है कि दो नियम हैं परासरण दाब से संबंधित, और उनमें क्या बताया गया है, एक है बोयल नाम के वैज्ञानिक, वो बताते हैं कि अगर तापमान को स्थिर रखा जाए तो विलयन का परासरण दाब सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। एक है चार्ल्स नाम के वैज्ञानिक, वो बताते हैं कि अगर सांद्रता को स्थिर रख दें तो विलयन का परासरण दाब टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर दोनों इक्वेशनों को जोड़ दिया जाए तो P प्रोपोर्शनल C इंटू टी आ जाता है, सांद्रता और टेम्परेचर दोनों के ही अनुक्रमानुपाती हो जाता है। इनकी ताप बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, सांद्रता बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। गाढ़ेपन पर प्रेशर डिपेंड कर रहा है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है। और सांद्रता को अगर तोड़ें तो क्या हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ से कांस्टेंट को हटाएं इससे तो चिन्ह को, तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा S, जिसे बोलते हैं विलयन नियतांक, ठीक है। और P इक्वल टू हो जाता है CST, और C क्या होती है, सांद्रता होती है। सांद्रता को हम लिख सकते हैं N/V, तो यहाँ से बन जाता है PV इक्वल टू NST। अगर और बढ़ाएं इस फॉर्मूले को तो क्या बन जाएगा, PV इक्वल टू N, यानी मोल, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार S इंटू टी, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है परासरण दाब से संबंधित वो सब यहीं से होते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो बहुत आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछता है परासरण दाब का, और उसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता। वो पूछता है कि किसी भी एक विलय पदार्थ की बात करता है, जैसे यूरिया वगैरह की, और क्या कहता है कि यूरिया के, अच्छे से नोट कर लेना है, बॉयल का नियम भी, चार्ल्स का नियम भी, और ये विलियन समीकरण भी, ठीक है। या इसे बोलते हैं वांट हाफ विलियन समीकरण, वांट हाफ विलियन समीकरण, ठीक है। वांट हाफ विलियन समीकरण, वांट हाफ नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने ये समीकरण परासरण दाब की घटनाओं को बताया है, ठीक है। तो इसलिए इसे नाम दिया गया है वांट हाफ विलियन समीकरण या विलियन समीकरण। एक बहुत अच्छा सवाल है जो आता है कि 1/10 या n/10, ठीक है, ध्यान से सुनना है, n/10 विलियन का परासरण दाब बताइए, n/10 विलियन का परासरण दाब बताइए, सही है। इतना सा सवाल आता है लिखा हुआ कि n/10 विलियन का परासरण दाब बताइए। तो ये n/10 क्या है, ये n/10 का मतलब है कि नॉर्मलता के पदों में सांद्रता दे रखी है, तो C बराबर 1/10 दे रखा है, क्लियर है। अब भाई सांद्रता दे रखी है, ठीक, टेम्परेचर वो दे देगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मान लिया उसने कहा कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर n/10 विलियन का परासरण दाब बताइए। तो जो हमारा टेम्परेचर है वो हमें रखना होता है केल्विन पैमाने पर, तो 273 जोड़ तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है, 300 केल्विन हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P इक्वल टू CST, तो P इक्वल टू C, सांद्रता कितनी दे रखी है 1/10, S का मान याद रखना 0.0821 होता है, फिक्स है विलयन नियतांक हमारा, और टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 दे रखा है, ठीक। और यहाँ से एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाता है, तो कितना आ जाएगा, P इक्वल टू आ जाता है, गुणा करनी है बस, 3624,
ठीक है, एक जीरो है, 4 स्थान के बाद जीरो है, तो 1 2 3 4, ठीक है, तो प्रेशर आ जाता है 2.46 atm। क्लियर है? तो एक सवाल भी आपको यहाँ से देखने मिल जाता है, काफी मोस्ट सवाल है और हर साल अधिकतर ये आता ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है परासरण दाब से आप क्या समझते हैं, तथा 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर n/10 बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। सही है, तो कुछ नहीं करना होगा आपको, जो जो चीजें दे रखी हो, जो भी सवाल आए, बस एक ही तरीका आपको याद रखना है, जो दे रखा है सवाल में उसे अच्छे से नोट कर लो, जो चीज वो आपसे पूछ रहा है उसे लिख लो और बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। ठीक है, तो कुछ है नहीं इसमें, एक बार दोबारा देख लेते हैं आज की वीडियो में क्या क्या था। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना है सब चीजों को, जितने भी आपके सवाल बनेंगे इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे सारे के सारे, परासरण दाब से संबंधित सवाल सब यहीं से हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, परासरण दाब। परासरण दाब क्या था कि बाह्य दाब का वह न्यूनतम मान जो किसी विलयन पर लगा देने से विलयन और विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग होने के बाद भी परासरण की क्रिया को नहीं होने देता है। ठीक, अगर हम परासरण दाब से अधिक दाब लगा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो जो विलयन है उसमें से विलायक के शुद्ध अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली में से पारगमित हो जाते हैं और इस घटना को बोलते हैं प्रतिलोम परासरण। ये भी आपको लिखवा दिया गया है, दोनों टॉपिक मोस्ट हैं अच्छे खासे। फिर उसके बाद परासरण दाब से संबंधित नियम पूछ लेता है, कभी कभी एक नंबर में विकल्पों में, एक आधे नंबर में वैसे कुछ कहीं से कुछ पूछ लेता है, तो कि वॉयल का नियम बताइए, चार्ल्स का नियम बताइए। तो परासरण दाब से संबंधित दो नियम है, एक है वॉयल का नियम, एक है चार्ल्स का नियम। वॉयल ने क्या बताया, वॉयल ने बताया कि अगर टेम्परेचर फिक्स है तो जो विलयन का परासरण दाब होता है वो सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी कि P प्रोपोर्शनल C या फिर PV इक्वल टू कांस्टेंट बताया है। चार्ल्स के नियम की बात करें तो इन्होंने बताया कि अगर सांद्रता को स्थिर रख दिया जाए तो विलयन का जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बनी, फर्स्ट और सेकंड को देखें तो प्रेशर ही सांद्रता के प्रोपोर्शनल है और प्रेशर ही टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि प्रेशर जो है वो दोनों के ही प्रोपोर्शनल है, सांद्रता के भी और टेम्परेचर के भी। तो इसे वो दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाती है विलियन समीकरण। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी P प्रोपोर्शनल आ जाता है CT, अगर इक्वल करें इसे तो आ जाता है SCT। S क्या होता है, एक बिलियन निर्देशांक होता है और जिसका मान कितना होता है, ये रहा 0.0821, इतना इसका मान होता है जो फिक्स है। ठीक, तो आपको ये याद रखना है, CST ये हो गई आपकी इक्वेशन, विलियन समीकरण। इसे आगे बढ़ाएं तो NST बन जाती है और आगे बढ़ाएं तो PV इक्वल टू W/M ST बन जाती है। क्लियर है? तो आज की वीडियो का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। ठीक है, सभी चीज़ों को अच्छे से नोट कर लेना है आपको अपनी नोटबुक में, और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। किसी कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, या फिर हमारे नीचे इंस्टाग्राम टेलीग्राम वगैरह के लिंक है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं और पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।